कल हम पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है कोप्लेनर और दूसरा है नॉन कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर के अंदर तीन और थी। पहला क्या थी? कंकरेंट, दूसरा पैरेलल और तीसरा नॉन कंकरेंट। पैरेलल के अंदर दो टाइप का था, ये लाइक फोर्स और अनलाइक फोर्स। नॉन कोप्लेनर में कंकरेंट, पैरेलल एंड नॉन कंकरेंट। दिख रहा है ना सभी को? आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा नॉर्मल सही है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, पहला है कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या मतलब होता है? कोप्लेनर का मतलब होता है कि जितनी भी फोर्सेस, देखिए सिस्टम ऑफ फोर्सेस है तो ये कोप्लेनर, तो इसके बाद ये फोर्स ऑब्वियस है, ये आपको अलग से हर बार मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन आपको समझ आना है कि सारी ये फोर्सेस के टाइप हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोले तो फोर्सेस के टाइप हैं। तो पहला कोप्लेनर फोर्स है। कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक प्लेन में होना चाहिए सारी फोर्सेस। तो मैंने जैसे बताया था कल कि अगर ये फोर्सेस हैं, ये जितनी भी फोर्सेस हैं, ये 1 2 3 4 फोर्स मैंने बनाई हैं, तो ये है एक ही प्लेन में ना। प्लेन का मतलब होता है एक्स वाई जेड एक्सिस अगर है तो उसमें तीन प्लेन बनती है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो किसी भी प्लेन में, और ये जरूरी नहीं है कि उसी तीन प्लेन में होनी चाहिए, उसके बीच में भी कितनी भी प्लेन बन सकती है। तो प्लेन, तो नंबर ऑफ प्लेन अगर हम कहेंगे तो इनफाइनाइट प्लेन है। ठीक है, तो किसी भी प्लेन में अगर हम उन सारी फोर्सेस को जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वो सारी फोर्सेस को एक प्लेन में हम ला दें, किसी भी एक प्लेन में, तो वो फोर्सेस कौन सी होंगी? कोप्लेनर। अब देखिए कि ये फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 3 और ये फोर्स नंबर 4, तो ये चारों को मैं अगर एक साथ बोलूंगा तो कह दूंगा कि हाँ कोप्लेनर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक और फोर्स है जो ऐसे प्लेन से ऐसे अंदर की ओर जा रही है, ठीक है, तो अगर ये मैं इसको बोलूंगा F5, पांचवा फोर्स, तो अगर मैं पांचों को एक साथ स्टडी कर रहा हूं तो ये मैं नहीं बोल पाऊंगा कि एक प्लेन में है, तो वो कौन सी हो जाएंगी? नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर कौन सी होंगी? जो एक प्लेन में सारी फोर्सेस लाई ना करें। क्लियर? उसके बाद आता है आपका कोप्लेनर के अंदर कंकरेंट। कंकरेंट क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं संगामी, कोप्लेनर को बोलते हैं समतलीय, वो असमतलीय। तो कंकरेंट फोर्स का मतलब होता है या तो वो एक पॉइंट पे आके मिले, या फिर एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो। ठीक है, यही दो चीजें हो सकती हैं। तो कंकरेंट का मतलब होता है कि ये सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं। F1 F2 F3 F4 जो है, ये सारी एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं या फिर एक पॉइंट से बाहर निकले, तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। है ये एक प्लेन में। अगर मैं इसी में एक और यहाँ पे ऐसे फोर्स जोड़ दूं तो ये पांचों मिलके एक प्लेन में नहीं हो पाएंगे, तो ये कौन सी हो जाएगी? नॉन कोप्लेनर कंकरेंट। ठीक है, कंकरेंट का मतलब एक पॉइंट पे तो आके मिल रही है, लेकिन ये सारे पांचों फोर्सेस एक प्लेन में नहीं है, दो प्लेन में है, दो से ज्यादा, कितने भी प्लेन में हो, हमें एक प्लेन से मतलब था। उसके बाद कोप्लेनर पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? कोप्लेनर पैरेलल में पहली चीज कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में होनी चाहिए, और पैरेलल का मतलब, पैरेलल का मतलब होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो वो पीछे भी कितनी एक्सटेंड कर दीजिए वो नहीं मिलने वाली, और आगे भी कितनी एक्सटेंड कर दीजिए वो नहीं मिलने वाली। तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं, और ऐसे फोर्स को पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो पहली चीज एक प्लेन में है, ठीक है, ये बोर्ड वाली प्लेन में है, और दूसरी की ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल में दो टाइप है, लाइक एंड अनलाइक। तो देखिए ये तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आपको दिख रहा है ना, तो अगर ये एक डायरेक्शन में है तो ये हो जाएंगी लाइक फोर्सेस, और अगर ये एक भी कोई पीछे की साइड हो गई तो ये हो जाएंगी आपकी अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक में बस यही अंतर है।
कि अगर एक डायरेक्शन में सारी फोर्सेज हैं, मतलब F1 और F2 सिर्फ मैं बोलता तो मैं कहूंगा कि लाइक फोर्स है, लेकिन F1 F2 और F3 ये तीनों फोर्स अगर एक साथ बोलूंगा तो ये अनलाइक फोर्सेज है। ठीक है, आप लोग म्यूट कर लीजिए जो म्यूट नहीं है, क्वेश्चन जब पूछना होगा तो आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। वीडियोज ऑन रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, ऑफ रखना चाहते हैं ऑफ रख लीजिए। देखिए सिस्टम ऑफ फोर्सेस में अब नॉन कोप्लेनर का पैरेलल, तो पहली चीज तो नॉन कोप्लेनर होनी चाहिए। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि वो एक प्लेन में लाइन ना करे। तो अगर ये एक और ये फोर्स मैंने ले लिया F1 F2 और ये तीसरा F3, तो ये एक प्लेन में लाइन नहीं करता है, एक और ये दूसरे प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्लेन हो गई, मतलब कोप्लेनर नहीं है। तो नॉन कोप्लेनर और पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये आगे जाके कहीं इससे मिलने वाली नहीं है, ये सेम डिस्टेंस पे इससे रहेगी हमेशा। तो ये फोर्सेस कौन सी होंगी? नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। जो तीसरा है नॉन कंकरेंट, इसमें क्या होता है, कंकरेंट में हमारा था कि एक पॉइंट पे आके मिलनी चाहिए, नॉन कंकरेंट में क्या होगा, एक पॉइंट पे ना मिले, बस सिंपल। ये जितनी फोर्सेज आपको दिख रही हैं F1 F2 F3 F4, ये एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, ये एक से ज्यादा पॉइंट पे मिलेंगी। हाँ जी सर, ये नॉन कोप्लेनर जो पैरेलल आप बताया अभी, हाँ, वो क्लियर नहीं हो पाया। मतलब ये सामने सीधा जाएगा फोर्स तो आगे जाके मिलने की संभावना होगा वो नॉन कोप्लेनर में पैरेलल में? नहीं, पैरेलल में वो कभी नहीं मिलेगा। देखिए कोप्लेनर का पैरेलल, पैरेलल में तो पहली बात को मिलनी नहीं है, फोर्स आगे जाके मिलना ही का मतलब नहीं है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है। जैसे फोर्स यहाँ से लेके इस बोर्ड पे मैं जैसे ये यहाँ पे मैंने कुछ बांधा और इधर खींच रहा हूँ, तो ये एक फोर्स लग रहा है ना, और डायरेक्शन क्या है, इधर है। दूसरा फोर्स यहाँ से लग रहा है और इधर खींच रहा हूँ, तो इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन कौन सा होगा, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन इन दोनों को मैं अगर इस लाइन ऑफ एक्शन को आगे जितना भी बढ़ा दो ये कहीं जाके मिलेंगे नहीं, और पीछे कितना भी बढ़ा दो ये कहीं जाके मिलेंगे नहीं। लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स को आगे पीछे नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसको हम आगे जाके देखेंगे। अगर लाइन ऐसे डॉट 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 करके हम ऐसे इमेजिनरी लाइन ऐसे बनाते जाएंगे तो आगे जाके नहीं मिलने वाला। उस चीज को हम कहते हैं पैरेलल लाइन, या फिर फोर्स अगर बोलेंगे तो पैरेलल फोर्स। और नॉन कोप्लेनर में क्या है, ये कोप्लेनर का मतलब है कि वो एक प्लेन में था, ये दोनों फोर्स जो मैं बनाया अगर एक प्लेन में है तो कोप्लेनर हो गया, अगर तीन फोर्स बना दिया तो वो दो प्लेन में हो जाएगा तो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। नॉन कोप्लेनर का ये मतलब नहीं आगे जाके मिल जाएगा, पैरेलल का मतलब ये कि आगे जाके कभी नहीं मिलने वाला। ओके सर। अब देखिए तीसरा जो नॉन कंकरेंट है, कोप्लेनर का नॉन कंकरेंट, तो कोप्लेनर का क्या मतलब है, एक प्लेन में होनी चाहिए, और नॉन कंकरेंट का क्या मतलब है कि वो सारे जितने भी फोर्स हैं वो एक पॉइंट पे आके ना मिले। यहाँ पे क्या था कि एक पॉइंट पे आके मिले कंकरेंट में, नॉन कंकरेंट में क्या है कि एक पॉइंट पे वो आके ना मिले, तो हो जाएंगी हमारी कौन सी, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट। तो ये आपकी एक प्लेन में है, ये चार फोर्सेज अगर मैं इसका नाम दे रहा हूं, ये F1 F2 F3 और F4, ये चारों फोर्सेस कौन सी हैं, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में लाई कर रही, नॉन कंकरेंट का क्या मतलब है कि मिल नहीं रही है वो एक पॉइंट पे। अब देखिए नॉन कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट, नॉन कोप्लेनर क्या मतलब है कि एक प्लेन में ना हो तो मैं एक और फोर्स बस ले लूंगा, बस इस प्लेन के बाहर आनी चाहिए। एक ऐसा यहाँ पे ऐसा फोर्स है अगर, तो ये पांच फोर्स होंगी, तो ये पांचों फोर्स क्या है, नॉन कोप्लेनर तो हो गई क्योंकि ये एक पांचवा फोर्स प्लेन के बाहर है, इस प्लेन के बाहर है, उसके लिए अब नया प्लेन बनाना पड़ेगा तब उस फोर्स को लेंगे, तो एक से ज्यादा प्लेन हो जाएंगी तो वो हो जाएगी नॉन कोप्लेनर। और नॉन कंकरेंट तो वो दिख ही रही हैं, एक पॉइंट पे मिल ही नहीं रही हैं, वो बहुत सारे पॉइंट पे मिलेंगी, तो ये हो जाएगा आपका नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो रहा है आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस। देखिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पे एक से ज्यादा अगर फोर्सेस लग रही हैं, मान लीजिए अगर हम मान रहे हैं कि ये सारी फोर्सेस कंकरेंट है, संगामी, ठीक है, संगामी मान के चलते हैं। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है ये ए,
इस पॉइंट पे जैसे बॉडी पे जो फोर्स लगता है, तो अगर आप देखेंगे कि एक यहाँ से ऐसे फोर्स लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो उसको हम अलग अलग ऐसे नहीं दिखाते। हम जब स्टडी करते हैं ना किसी बॉडी पे फोर्स की, तो हम मानते हैं कि वो सारी जो फोर्सेज है किसी एक पॉइंट पे लग रही है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक टर्म होता है, नेक्स्ट आगे जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ाएंगे। तो हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास होता है, उसी पॉइंट के मतलब उसी पॉइंट पे ये सारी फोर्सेज एक्ट करते हुए हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितनी फोर्सेज दिख रही हैं? 5 फोर्सेज। तो रिजल्टेंट का ये कॉन्सेप्ट कब सामने आया? जब हमने इस बॉडी की स्टडी करनी है और इस पांचों फोर्स की वजह से जो इस बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है उसको पढ़ना है। तो उसको अगर पढ़ना है तो हम पांचों को अलग अलग लेके नहीं, अच्छे से नहीं पढ़ सकते। हमें इसके लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए, किसका? रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब ये है कि इन पांचों फोर्सेस को हम हटाएंगे और किसी एक फोर्स से रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे एक टेबल है, टेबल पे 4 लोग धक्का लगा रहे हैं, तो अगर 4 लोग कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, ये नहीं कि फोर्स कम ज्यादा ऐसे नहीं, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं वो चारों, तो उन चारों से मिलके एक रिजल्टेंट अगर आएगा, उन चारों को मिला के अगर हम एक रिजल्टेंट बनाएंगे तो वो जो टेबल है उसी रिजल्टेंट के डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो चारों फोर्सेज जो एक टेबल पे धक्का देंगे तो टेबल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि चारों फोर्स मिलके जीरो ना हो, तो एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा उन चारों को मिला के और टेबल उसी के डायरेक्शन में जाता रहेगा। ठीक है, तो ये पांचों फोर्स को मिला के हमें एक फोर्स से रिप्लेस करना है और उसी फोर्स को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, और उसके बाद हम जब स्टडी करेंगे तो हमारी स्टडी और आसान हो जाएगी। तो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? तो इस पांचों को हम हटाएंगे और किसी एक फोर्स से रिप्लेस करेंगे। अब ये रिप्लेस कैसे करेंगे ये आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, या फिर जो क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपको दिखने लगेगा। देखिए, अभी हमने रिजल्टेंट के बारे में पढ़ा ना कि रिजल्टेंट होता क्या है। अब उस रिजल्टेंट को हम निकालते कैसे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई दो फोर्स दी हुई है, कोई भी दो फोर्स दी हुई है कि एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, तो ये दो टाइप के मेथड है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, दो टाइप का ये मेथड है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ। देखिए, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दो टाइप के मेथड है। अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रही है तब ये स्टडी होगा। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पे, जैसे ये हमने ऐसे लिया एक बॉडी, इस पे कोई दो फोर्स लग रही है, इसको मानेंगे हम, नाम दे देंगे F1 F2, और ये ओरिजिनेट हो रही किससे? पॉइंट O से, और इसके बीच का एंगल हमने माना अगर कि थीटा है। ठीक है, बीच का एंगल अगर इसका थीटा है, तो अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रही, तो यही मेथड है ये दो, जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज है, जिसकी मदद से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। इसका क्या मतलब, अगर फिजिकल वे में देखेंगे तो टेबल पे सिर्फ दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये टेबल ही है, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो नेट मतलब ये जो इन दोनों को मिला के एक फोर्स बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको कहते हैं रिजल्टेंट। और वो जो फोर्स बनेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा उसको हम कहेंगे उस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। जैसे ऐसे अंदाज पे देखिए, तो ये दो फोर्सेज अगर इधर ऐसे लग रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है, जो रिजल्टेंट होगा ये इसी के कहीं, इन दोनों के बीच में ही तो कहीं बनेगा, एकदम बीचों बीच भी बन सकता है और कहीं भी बनेगा, लेकिन रहेगा कहाँ, इसी के अंदर ही तो रहेगा। अगर हम इसको एक्स एक्सिस माने इधर, और इधर इसको वाई एक्सिस दिखाने के लिए, प्लेन में दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको अगर हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इसको वाई एक्सिस, और ये हमारा रिजल्टेंट आया आर, तो इसका जो ये वाला एंगल होगा अल्फा,
ये वाला रिजल्टेंट का जो ये वाला एंगल होगा एक्स एक्सिस से, ये हम बोलेंगे इसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन का क्या मतलब है? डायरेक्शन का मतलब होता है कि हम उस जो भी फोर्स है उसका किसी भी एक एक्सिस से एंगल बस बता दे, वही डायरेक्शन होता है। और मेनली हर जगह हम लेते हैं एक्स एक्सिस से ही एंगल। तो ये रिजल्टेंट है और इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस से क्या है? अल्फा। तो हमें दो चीजें निकालनी है। पहला निकालना है क्या? रिजल्टेंट, और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है। तो अगर हम कहीं भी दो फोर्स देख रहे हैं, अगर हम कहीं भी दो फोर्स देख रहे हैं किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ गया कि हाँ ये 10 न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स है, और गिवन क्या क्या रहेगा? देखिए क्वेश्चन अगर आया तो गिवन रहेगा आपको F1 दिया रहेगा, मान लीजिए F1 दिया है 5 न्यूटन, F2 दिया है 10 न्यूटन, और एंगल दिया रहेगा इन दोनों के बीच का एंगल, मान लीजिए एंगल दिया है 40 डिग्री। अब ये कहेगा कि आप रिजल्टेंट निकालिए और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालिए। ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है। तो फर्स्ट पैरेललोग्राम से शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है कि अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रही है, F1 एंड F2, और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मैंने पहले बोला कि तीन चीजें गिवन होंगी, F1 F2 एंड थीटा, और आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो फोर्स को दिखाने का क्या तरीका होता है? एरो से दिखाते हैं फोर्स। इसका ये टेल होता है, इधर हेड होता है, या तो ऐसे दिखाइए या फिर यहाँ पे बना दीजिए, दोनों तरीके हैं। तो अगर हम किसी फोर्स को दिखा रहे हैं तो उसके जो लेंथ होती है वो उसकी वैल्यू बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, और ये डायरेक्शन, ये एरो का डायरेक्शन बताता है। तो अगर मैं F1 ऐसे बनाया और F2 बनाया ऐसे, तो इन दोनों का डायरेक्शन इधर है, लेकिन F2 F1 से ज्यादा है, इसका ये मतलब है। ठीक है। तो फोर्स बस इतना ही है। अगर इसके आगे मैं ऐसे डॉट 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 करके बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स आगे बढ़ रहा है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। ये पीछे डॉट 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 कर रहा हूँ तो ये लाइन ऑफ एक्शन, मतलब इस लाइन के अलाउंग ये फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स की वैल्यू ये रही जितना सॉलिड लाइन बना हुआ है। तो ये हुआ डेफिनेशन। अब इसको हमें वैल्यू निकालनी होगी इसकी, इसका एक फॉर्मूला आएगा डेरिवेशन, उसकी वैल्यू निकालनी होगी कि ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो अब हम उसके लिए मेहनत करेंगे। पहले मैं पूरा डेरिवेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा। तो ये आज करेंगे कि कल करें, बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 3 लोग लेफ्ट हो गए अभी। सर इसका वैल्यू कैसे निकालते थोड़ा सा बता दीजिए सर, उसका वो क्या फॉर्मूला क्या? थोड़ा नहीं है, वो बहुत लंबा है, कम से कम 15 मिनट लेगा। क्या आप करिए सर, क्योंकि बहुत लोग को ड्यूटी भी जाना पड़ता है ना सर, 9 बजे से। जी जी, इसलिए कुछ लोग लेट हो जाते हैं। तो क्या करें, कल ही पढ़ाते हैं फिर इसको, क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जी सर, कल ही पढ़ाएंगे। 10-15 मिनट लगे तो भी 7 मिनट बाकी है, किसी का नुकसान भी ना हो सर, पढ़ाइए। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे दे रहा है इसका कि क्या क्या हो रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये जो दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस की जो लेंथ है, इसका लेंथ ही इसकी वैल्यू है। तो जो रिजल्टेंट का लेंथ होगा, ये जो रिजल्टेंट है R, इसका जो लेंथ है, म्यूट कर लीजिए आप लोग। जो लेंथ होगा इस लाइन OC की, मतलब रिजल्टेंट का जो लेंथ होगा वही उसका मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट का सॉरी, लाइन OC की जो लेंथ होगी वही मैग्नीट्यूड होगी रिजल्टेंट की। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू। तो अगर हम इसको नॉर्मल वे में, अगर ग्राफिकल वे में बनाएंगे तो क्या करेंगे, OA के बराबर एक लेंथ लेंगे, ठीक है, उसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ऐसे OA, फिर OB के बराबर एक लेंथ लेंगे, उसको यहाँ ड्रॉ करेंगे OB,
तो मान लीजिए F1 हमें गिवन है 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, और मैंने माना कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो F1 की वैल्यू होगी 15 सेंटीमीटर अगर हम ग्राफिकल वे में इसको बनाएं तो। और F2 अगर गिवन है 5 न्यूटन, तो F2 की वाली जो लाइन है OB वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों फोर्सेस को मिला के हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट है इसकी लेंथ क्या होगी? OC। मान लीजिए OC की लेंथ आ गई आपकी 17.5 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17.5 न्यूटन, ठीक है। और ये जो एंगल है ये चांद यहाँ रखेंगे जो भी है, और चांद रख के ये एंगल निकालेंगे, तो ये जो अल्फा की वैल्यू आएगी, मान लीजिए कोई वैल्यू आ गई 30 डिग्री इस एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस या फिर लाइन OA, तो ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो बस यही दो चीजें निकालनी है। तो ये तो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में सिंपल रहता है, बस नापो उसको, डायग्राम बनाओ और रिजल्टेंट को नापो और वैल्यू लिख दो।